गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस के ई लेक्चर सीरीज़ के फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टैटिक एनालिसिस के मीनिंग एवं डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तथा उसके फर्स्ट टू टाइप्स की स्टडी कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम उसके लास्ट के टू टाइप्स तथा स्टैटिक इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस और उसकी लिमिटेशंस की स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली तो हम इसके जो लास्ट के टू टाइप्स बचे हैं, मैक्रो स्टैटिक अर्थात समष्टि स्थितिकी और मैक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक अर्थात समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी, उनकी स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं समष्टि स्थितिकी अर्थात मैक्रो स्टैटिक क्या है। देखिए, मैक्रो स्टैटिक समष्टि विश्लेषण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी समय बिंदु पर अर्थात पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की अंतिम संतुलन स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। अर्थात हम यहाँ मैक्रो वेरिएबल्स की फर्स्ट तो है समष्टि स्थिति की बात कर रहे हैं, तो वेरिएबल्स कौन से होंगे? मैक्रो वेरिएबल्स होंगे। यहाँ हम मैक्रो वेरिएबल्स की स्टडी करेंगे और किस पे करेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे करेंगे। टाइम पीरियड की बात यहाँ नहीं की जाएगी। और यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन है या फाइनल सिचुएशन है, उसकी स्टडी हम इसमें करेंगे। इक्विलिब्रियम सिचुएशन की या फाइनल सिचुएशन की स्टडी इसमें करेंगे। अर्थात समष्टि स्थिति की संपूर्ण अर्थव्यवस्था की, और समष्टि है इसलिए किससे रिलेट होगा? ओवरऑल इकोनॉमी से। संपूर्ण अर्थव्यवस्था की किसी समय बिंदु पर अंतिम संतुलन अवस्था का विश्लेषण इसमें किया जाता है। अगर हम इसकी बात करें एग्जाम्पल की, तो देखिए हम यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हैं एक y इक्वल्स टू सी प्लस आई। इसे हम इस एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर y इक्वल्स टू सी प्लस आई का मतलब क्या है कि जो आय है वह कंजम्पशन तथा इन्वेस्टमेंट का योग है। अर्थात आय के दो पार्ट्स है, एक तो है उपभोग व्यय, दूसरा है निवेश व्यय। और अगर हम इसे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करें तो हम इसे इस डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, ये डायग्राम हम बना लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। यहाँ पे हमने ली है राष्ट्रीय आय जो करोड़ रुपए में है, इन करोड़ रुपी। और यहाँ हम ले लेते हैं कुल व्यय और कुल पूर्ति को, या हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, समग्र मांग और समग्र पूर्ति को ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो 45 डिग्री से रेखा जाएगी यहाँ ओरिजिन पॉइंट से, ये है हमारी OY रेखा, ये जा रही है हमारी 45 डिग्री से। राष्ट्रीय आय रेखा है हमारी, जिसे हम ASF यानी एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन या एग्रीगेट सप्लाई रेखा भी कह सकते हैं। और y इक्वल्स टू क्या है? C प्लस आई। और ये है हमारी एग्रीगेट डिमांड रेखा, ये है हमारी एग्रीगेट डिमांड रेखा, जिससे हम कहेंगे C प्लस आई उपभोग प्लस निवेश। और ये है AD और ये है हमारी SS लाइन। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो एग्रीगेट डिमांड रेखा है वो एग्रीगेट सप्लाई रेखा को ई बिंदु पर काट रही है। इससे जो राष्ट्रीय आय का स्तर है वो OY निर्धारित होता है, और ये हमारा C प्लस आई अर्थात हमारा उपभोग और इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर
जो डिटर्मिनेशन हो रहा है राष्ट्रीय आय OY का, ये मैक्रो स्टैटिकी की सिचुएशन अर्थात समष्टि स्थितिकी की अवस्था को प्रदर्शित कर रही है। और ये जो समस्त पूर्ति फलन और समग्र मांग फलन के द्वारा राष्ट्रीय आय का निर्धारण हुआ है, इसमें तब तक कोई चेंज नहीं होगा जब तक कि AD या AS में कोई चेंज नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये मैक्रो स्टैटिक की बात हुई। नेक्स्ट जो लास्ट टाइप है इसका मैक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक अर्थात समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी, उसकी भी बात हम कर लेते हैं। देखिए, समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी समष्टि विश्लेषण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समष्टि चरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप स्थापित अलग अलग दो संतुलन अवस्थाओं की तुलना की जाती है। अर्थात जब मैक्रो वेरिएबल्स में कोई चेंजेस हो जाता है और नया इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है तो हम इसमें पुराने इक्विलिब्रियम पॉइंट और नए इक्विलिब्रियम पॉइंट की कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। प्रोफेसर किन्स का जो बदलते संतुलन का सिद्धांत है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल दिया जा सकता है। जैसे हम बात करें समष्टि स्टैटिक के इक्वेशन की y बराबर C+i, तो y इक्वल्स टू C+i क्या है, प्रथम संतुलन की अवस्था को बता रहा है। फर्स्ट जो हमारे इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है उसे शो कर रहा है। अब हम ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हो जाती है, विनियोग की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो जो नया इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा वो होगा yt इक्वल्स टू C+i प्लस डेल आई, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है उसमें चेंज हो गया है। तो ये क्या है, हमारा नया इक्विलिब्रियम है, सेकंड इक्विलिब्रियम। तो हम जब इन दोनों संतुलन अवस्थाओं का कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, अर्थात हम ये देखेंगे कि प्रथम संतुलन अवस्था से दूसरे संतुलन अवस्था पर हम पहुँचे हैं, तो इन दोनों संतुलनों की स्थिति की जो तुलना है वो हम करेंगे, तो ये हमारा समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी कहलाएगा। डायग्राम के थ्रू अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो देखिए, यहाँ हमारा ये एज इट इज़ है और फर्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट ई बिंदु पर है। अब हम क्या मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हो जाती है, अर्थात निवेश बढ़ जाता है। तो निवेश बढ़ गया कितने के बराबर, डेल आई के बराबर, इसे हम डेल आई से डिनोट कर देते हैं। तो ये हो गया आपका C+i प्लस डेल आई, इसे हम नाम दे देते हैं AD1। तो अब देखिए, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा, इस E1 बिंदु पर होगा, क्योंकि यहीं पर जो OY रेखा है या AS रेखा है वो नई AD रेखा को यानी समग्र मांग रेखा को काट रही है। और इस सिचुएशन में जो हमारी राष्ट्रीय आय है वो बढ़कर OY से OY1 हो गई है। तो यहाँ पर देखिए, जो पुराना इक्विलिब्रियम पॉइंट है E और जो हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है E1, इन दोनों ही संतुलन अवस्थाओं की राष्ट्रीय आय का हम जब तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे तो इसे ही हम समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी कहेंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि समष्टि स्थितिकी और समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी क्या है। समष्टि स्थितिकी में हम प्रथम संतुलन बिंदु की अर्थात अंतिम स्थिति की विवेचना करते हैं, जबकि समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी में हम जो हमारा मैक्रो वेरिएबल है उसमें चेंजेस आने पर नया संतुलन स्थापित होता है, तो हम इसमें पुराने संतुलन एवं नए संतुलन दोनों की तुलना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्थैतिक विश्लेषण का महत्व क्या है, अर्थात इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक इकोनॉमिक एनालिसिस। तो फर्स्ट तो है व्यापक क्षेत्र। देखिए, अर्थशास्त्र की बहुत सी विशेष सामग्री अर्थशास्त्र की परिधि में आती है। इसमें यदि हम कुछ वेरिएबल्स को स्थिर मान लेते हैं तो इससे एनालिसिस का जो कार्य है वो काफ़ी सरल हो जाता है। तो अर्थशास्त्र के व्यापक क्षेत्र के कारण स्टैटिक
एनालिसिस की इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था का समुचित विश्लेषण स्थैतिक विश्लेषण की सहायता से ही संभव है। देखिए, आर्थिक परिवर्तनों की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो काफ़ी जटिल होती है और ऐसी जो परिवर्तनशील प्रक्रिया है उसका वैज्ञानिक विश्लेषण तभी संभव है जब हम परिवर्तनों की छोटी छोटी स्थैतिक अवस्थाओं का अध्ययन करें, अर्थात परिवर्तनों को हम छोटी छोटी स्थैतिक अवस्थाओं में डिवाइड कर दें और फिर उसका एनालिसिस करें, तो जो परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था है उसका विवेचन करना काफ़ी आसान हो जाता है। नेक्स्ट है संतुलनों का तुलनात्मक अध्ययन। स्थैतिक विश्लेषण का अध्ययन एक संतुलन से दूसरे संतुलन की तुलना करने में भी सहायक एवं लाभदायक है कि हम प्रथम संतुलन से दूसरे संतुलन पर जब पहुँचे तो दोनों में क्या चेंज हुआ। नेक्स्ट है भ्रमात्मक समस्याओं का समाधान। स्थैतिक विश्लेषण में कुछ मॉडल्स इस प्रकार के यूज़ किए जाते हैं जिससे हमें उत्पादन एवं मूल्य सिद्धांतों और समष्टि सिद्धांतों की भ्रमात्मक समस्याओं का समाधान करने में सहायता मिल जाती है। नेक्स्ट है जटिल आर्थिक प्रणाली के कार्यक्रम के वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए भी स्थैतिक अर्थशास्त्र आवश्यक है। जिस प्रकार से हवाई जहाज कार्यक्रम को स्थिर अवस्था में, अर्थात हवाई जहाज की जो वर्किंग सिस्टम है उसे हम स्थिर अवस्था में आसानी से समझ सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जटिल आर्थिक प्रणाली के वर्किंग सिस्टम को समझने के लिए भी स्थिर संतुलन की स्थिति को समझना आवश्यक है। नेक्स्ट है उच्च गणितीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं। देखिए, प्रायोगिक विश्लेषण या डायनामिक एनालिसिस की हम बात करते हैं तो उसमें हायर लेवल की मैथमेटिक्स की नॉलेज होना आवश्यक होता है, जो कि साधारण या आम लोगों की क्षमता से परे है। लेकिन स्थिर अर्थशास्त्र या स्थैतिक अर्थशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो इसमें इस प्रकार की उच्च स्तरीय गणित का कोई लेना देना नहीं है, अर्थात उच्च स्तरीय गणित की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे यहाँ जो विश्लेषण है वो सरल हो जाता है और सामान्य व्यक्ति भी उसे आसानी से समझ सकता है। लास्ट है आशाओं और संभावनाओं का भी सीमित अध्ययन संभव। देखिए, यदि हम आशा और संभावनाओं की बात करें तो आशा और संभावनाओं का क्षेत्र प्रायोगिक अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है, लेकिन फिर भी कुछ सिचुएशंस में कुछ सीमा तक आशाओं और संभावनाओं का अध्ययन स्थैतिक अर्थशास्त्र में भी किया जा सकता है, इसलिए भी स्थैतिक अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है। तो ये हुआ स्थैतिक अर्थशास्त्र का महत्व। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्थैतिक अर्थशास्त्र की सीमाएं या इसकी जो लिमिटेशंस है वो। फर्स्ट है अवास्तविक मान्यताएं। देखिए, जो स्थैतिक अर्थशास्त्र है वो अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता, साधनों की पूर्ण गतिशीलता, अनिश्चितताओं का अभाव, अर्थशास्त्र का पूर्ण ज्ञान। लेकिन ये विशेषताएं व्यवहार में संभव नहीं है, ये मान्यताएं व्यवहार में फुलफिल नहीं होती, इसलिए स्थैतिक अर्थशास्त्र का महत्व सीमित हो जाता है। दूसरा है स्थैतिक स्थिति की स्थिति काल्पनिक एवं भ्रमात्मक। देखिए, परिवर्तनशील संसार को स्थिर मानकर उसका विश्लेषण करना भ्रम है, गलत है। आर्थिक व्यवहार को निर्धारित करने वाले अनेक तत्वों जैसे कि साधनों, तकनीकी ज्ञान और रुचि को स्थैतिक अर्थशास्त्र में स्थिर मान लिया जाता है, लेकिन जो निरंतर परिवर्तनशील वर्तमान युग है उसमें ऐसी कल्पना करना भ्रमात्मक है, अव्यवहारिक है। नेक्स्ट है निष्कर्षों में सत्यता का अभाव। आर्थिक समस्याओं के स्थिर विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष सत्यता एवं वास्तविकता से दूर होते हैं और काफ़ी भ्रम उत्पन्न कर देते हैं। लास्ट है आशाओं एवं संभावनाओं की सीमितता। देखिए, स्थैतिक विश्लेषण का जब हम प्रयोग करते हैं तो हम ये कहते हैं कि यहाँ एक्सपेक्टेशंस और प्रोबेबिलिटीज़ का भी कुछ क्षेत्र तक अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो आशाएं और संभावनाएं हैं वो काफ़ी सीमित मात्रा में ही ज्ञात की जा सकती है, तो ये भी इसका ड्रॉबैक या इसकी लिमिटेशन है। इस प्रकार हमने देखा कि जो स्थैतिक अर्थशास्त्र है वो वास्तविक संसार में परिवर्तनशीलता की स्थिति होने के कारण सीमित महत्व का है,
लेकिन प्रावेगिक विश्लेषण को समझने के लिए और जटिल अर्थव्यवस्था के कार्यकरण या उसकी वर्किंग सिस्टम की जटिलता का विश्लेषण करने में स्थिर अर्थशास्त्र का या स्थैतिक अर्थशास्त्र का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। जो स्थैतिक अर्थशास्त्र है उसके आधार पर ही मुक्त व्यापार की समस्याओं, मूल्य सिद्धांत, उत्पत्ति के साधनों के कीमत निर्धारण, व्यक्ति द्वारा साधनों के मितव्ययिता पूर्ण उपयोग की समस्या और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। कुछ सीमा तक लाभ के सिद्धांत और व्यापार चक्रों के सिद्धांतों में भी स्थैतिक विश्लेषण का ही प्रयोग किया जा सकता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि स्थैतिक विश्लेषण निराधार नहीं है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके आधार पर बहुत से महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा स्थैतिक विश्लेषण के जो समष्टि अर्थशास्त्र के आधार पर दो रूप है, समष्टि स्थितिकी और समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी, वो क्या है। इसके अलावा स्थैतिक विश्लेषण का क्या महत्व है और साथ ही साथ इसकी क्या सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशंस है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।